हेलो एवरीवन। बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सीरीज में हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज के अपचयन से बनता है? ऑप्शन ए है सॉर्बिटोल, ऑप्शन बी है मैनिटोल, ऑप्शन सी मैंथोल, डी है बोथ ए एंड बी। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सॉर्बिटोल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सेल्यूलोज का मोनोमर है? राइबोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रैक्टिस सीरीज में दोस्तों हम बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का हम प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज किसकी उपस्थिति के कारण टोलेन अभिकर्मक के साथ सकारात्मक रजत दर्पण परीक्षण देता है? ऑप्शन ए है एसिटल ग्रुप, ऑप्शन बी है एल्डिहाइड ग्रुप, ऑप्शन सी है कीटोन ग्रुप और ऑप्शन डी है एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विद टोलेन रेजेंट? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म टोलेन अभिकर्मक के साथ सकारात्मक परीक्षण देगा? ऑप्शन ए है ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज एंड फ्रैक्टोज और ऑप्शन डी है एसिटोफेनोन एंड हेक्सेनल। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमाइन वाटर इट फॉर्म्स? जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है। ऑप्शन ए ग्लूटेरिक एसिड, ऑप्शन बी ग्लिसल्डिहाइड, ऑप्शन सी सैक्रिक एसिड और ऑप्शन डी ग्लूकोनिक एसिड। सही जवाब है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोनिक एसिड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज की पायरानोस संरचना हेमीएसिटल और उसके बीच वलय के निर्माण के कारण होती है। C2 एंड C5, ऑप्शन बी C1 एंड C5, ऑप्शन सी C1 एंड C4, ऑप्शन डी है C1 एंड C3। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, C1 एंड C5। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज है एनोमर्स, एपिमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स या नन ऑफ द अबव? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एपिमर्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सेलुलोज एक बहुलक है, सेलुलोज एक बहुलक है। ऑप्शन ए है डी ग्लूकोज मोनोमर्स बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज द्वारा जुड़े हुए हैं, ऑप्शन बी डी ग्लूकोज मोनोमर्स अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़े हुए हैं, ऑप्शन सी है डी ग्लैक्टोज मोनोमर्स अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़े हुए हैं या ऑप्शन डी डी ग्लैक्टोज मोनोमर्स बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़े हुए हैं। सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन ए, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज मोनोमर्स बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज द्वारा जुड़े हुए हैं।
डी ग्लूकोज मोनोमर्स जॉइंड बाय बीटा ग्लाइकोसाइड्स लिंकेज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फ्रैक्टोज को ग्लूकोज से इस प्रकार अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, यह सेलिवोनोफ परीक्षण को सकारात्मक बताता है। ऑप्शन बी है, यह हाइड्रोलिसिस से नहीं गुजरता है। ऑप्शन सी है, यह मोनोसेकेराइड है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, इट गिव्स अ पॉजिटिव सेलिवोनोफ टेस्ट। यह सेलिवोनोफ परीक्षण को सकारात्मक बताता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को मैनोज में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब है। एपिमराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्लूकोज को मैनोज में परिवर्तित कर देती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा झिल्ली के अभिन्न प्रोटीन। ऑप्शन बी है प्लाज्मा झिल्ली के परिधीय प्रोटीन। ऑप्शन सी है प्रोटीन जो प्लाज्मा झिल्ली में आयन गैजेट चैनलों से बंधते हैं। और ऑप्शन डी, प्रोटीन जो प्लाज्मा झिल्ली के लिपिड से अनियमित रूप से बंधते हैं। सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन बी, प्लाज्मा झिल्ली के परिधीय प्रोटीन। अगला प्रश्न है, विश्राम क्षमता झिल्ली का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। द रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्शन ए, पोटेशियम आयन प्रवणता। ऑप्शन बी, सोडियम आयन प्रवणता। ऑप्शन सी, बाइकार्बोनेट आयन प्रवणता। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम आयन प्रवणता। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया द्वारा प्लाज्मा झिल्ली को पार करती है। ऑप्शन ए है सक्रिय प्रसार के द्वारा। ऑप्शन बी है सुगम प्रसार के द्वारा। ऑप्शन सी है निष्क्रिय प्रसार के द्वारा। या ऑप्शन डी है यादृच्छिक प्रसार के द्वारा, यानी कि रैंडम डिफ्यूजन के द्वारा। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, निष्क्रिय प्रसार के द्वारा, यानी कि पैसिव डिफ्यूजन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज। कोशिका भित्ति के बिना कोशिका को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है टोनोप्लास्ट। ऑप्शन बी है प्रोटोप्लास्ट। ऑप्शन सी है सिम्प्लास्ट। और ऑप्शन डी है एपोप्लास्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी, सिम्प्लास्ट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा विभिन्न उपकोशिकीय कक्षकों के बीच ट्रांसमेम्ब्रेन परिवहन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, स्ट्रोमा से थाइलाकोइड अंतरिक्ष में परिवहन। ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य से अंतः प्रद्रव्य जालिका के लुमेन में परिवहन। ऑप्शन सी, रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में परिवहन। या माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परिवहन। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में परिवहन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामचंद्रन प्लॉट में पेप्टाइड्स के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, पेप्टाइड का अनुक्रम निकाला जा सकता है। ऑप्शन बी, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि कोई पेप्टाइड पूरी तरह से हेलिक्स या पूरी तरह से बीटा शीट संरचना अपनाता है। ऑप्शन सी, असंरचित पेप्टाइड्स में सभी बैकबोन डाइहेड्रल कोण अस्वीकृत क्षेत्रों में होंगे। और ऑप्शन डी, पेप्टाइड में बीटा टर्न संरूपण की घटना का अनुमान लगाया जा सकता है। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पेप्टाइड्स में बीटा टर्न संरूपण की घटना का अनुमान लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कैंचुओं द्वारा मलबे के छोटे कणों को तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं।
ऑप्शन ए अपक्षय, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी विखंडन या ऑप्शन डी आर्द्रीकरण। सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गहरे समुद्री जल में रहने वाले अधिकांश जानवर हैं द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, अपरदारी और तृतीयक उपभोक्ता। सही जवाब है ऑप्शन सी detritivores अपरदारी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा एक तरफा मार्ग दर्शाता है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बन या फ्री एनर्जी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्री एनर्जी यानी कि मुक्त ऊर्जा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाइड्रैक और जेरार्क दोनों उत्तराधिकार की ओर ले जाते हैं। ऑप्शन ए अत्यधिक गीली परिस्थितियां, ऑप्शन बी अत्यधिक शुष्क परिस्थितियां, ऑप्शन सी शुष्क स्थितियां या ऑप्शन डी मध्यम जल स्थितियां। सही जवाब है ऑप्शन डी मीडियम वाटर कंडीशंस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मक्का क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? पादप पल्लवक, टिड्डी, भेड़िया या शेर। सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रासहॉपर यानी टिड्डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के दौरान एक नए जैविक समुदाय की स्थापना अपने प्राथमिक चरण में बहुत तेजी से होती है। ऑप्शन बी किसी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और पूर्वानुमानित परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप एक ऐसा समुदाय बनता है जो पर्यावरण के साथ लगभग संतुलन में होता है और इसे अग्रणी समुदाय कहा जाता है। या ऑप्शन डी जानवरों की संख्या और प्रकार स्थिर रहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी किसी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और पूर्वानुमानित परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों में से किस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड प्राप्त किया जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम, प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम, द्वितीयक उपभोक्ता 120 ग्राम, प्राथमिक उपभोक्ता 60 ग्राम और प्राथमिक उत्पादक 10 ग्राम। ऑप्शन ए संख्याओं का सीधा पिरामिड, ऑप्शन बी बायोमास का सीधा पिरामिड, ऑप्शन सी ऊर्जा का पिरामिड या ऑप्शन डी बायोमास का उल्टा पिरामिड। सही जवाब है ऑप्शन डी बायोमास का उल्टा पिरामिड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के वन एवं वृक्ष आच्छादन वाले भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 63%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 45% या ऑप्शन डी 20%। सही जवाब है ऑप्शन बी 33%। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्ष आवरण है 24.62%, ऑप्शन बी 27.45%, ऑप्शन सी 45.33% और ऑप्शन डी 33.33%। सही जवाब है ऑप्शन ए 24.62%। अगला प्रश्न है कुल वन क्षेत्र डॉट डॉट वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का डॉट डॉट है। ऑप्शन ए 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर और 21.71%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। द टोटल फॉरेस्ट कवर इज 7,13,789 square kilometer and which is
21.71% of the geographical area of the country। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का डॉट डॉट है। 2.91%, ऑप्शन बी 3.9%, ऑप्शन सी 5.6% या ऑप्शन डी 6.8%। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए 2.98%। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोगों का समूह है। ऑप्शन ए मलेरिया, पोलियोमाइलाइटिस और कंठमाला। ऑप्शन बी है कंठमाला, हैजा, टाइफाइड। ऑप्शन सी है प्लेग, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया। ऑप्शन डी है खसरा, टीबी या टेटनस। सही जवाब है ऑप्शन सी प्लेग, कुष्ठ रोग और डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद में डॉट डॉट रोग को विसूचिका कहा जाता है। छोटी माता, चेचक, हैजा या डिप्थीरिया। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हैजा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विब्रियो कोलेरा एक गतिशील बैक्टीरिया है जो डॉट डॉट समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए है लोफोट्राइकस, ऑप्शन बी है पेरिट्रैकस, ऑप्शन सी है मोनोट्रिकस और ऑप्शन डी है एम्फिट्रिकस। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मोनोट्रिकस। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड पुलिस एसआई फायर के लिए अग्नि संबंधित अधिकारी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ।